यस, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारी क्लास, हमारा सब्जेक्ट भौतिक भूगोल। हमारा जो पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर भूकंप के कारण। कल हमने देखा था, भूकंप के बारे में देखा था, भूकंप की परिभाषा बताई थी। आज हम देखेंगे भूकंप के कारण व तीव्रता। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ योगेश कलाल और आज हम शुरू करते हैं। चलो, भूकंप के कारण, भूकंप के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, भूकंप के कारण पृथ्वी का ऊपरी सियाल, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें मैंने आपको बताया सियाल, सीमा, निफे, इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो भू संतुलन सबसे पहला कारण है। वो क्या है? भू संतुलन। पृथ्वी का ऊपरी, जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। सियाल जो हल्का है और निचले भारी सीमा पर तैर रहा है। किस पे तैर रहा है? सीमा पर तैर रहा है। और लास्ट जो है वो क्या है? निफे तैर रहे हैं। ऊपरी हल्की चट्टानों ने ऊंचा नीचा होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली। क्या कर लिया? ऊंचा नीचा होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली है। लेकिन जब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों से शैल चूर्ण जो होता है ना, शैल चूर्ण मतलब चट्टान का बुरादा, चट्टान का बुरादा का है या मिट्टी के कण का है, तो जो होता है वो, ठीक है, अपरदित होकर निम्न प्रदेशों में क्या हो जाता है? निक्षेपित हो जाता है, निम्न क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाता है। और निक्षेपित होने के बाद क्या होता है? ये सारा नीचे जाता है। जैसे नीचे जाएगा तो फिर जो पृथ्वी का एक संतुलन होता है वो क्या बिगड़ने लगता है। क्या होता है? बिगड़ने लगता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं, चट्टानें इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं और उनमें क्या होता है? कंपन पैदा होती है। क्या होता है? कंपन पैदा होती है। अब हम नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट लावा के ऊपर कड़ी शैल। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होती है? एक हलचल होती है और भूकंप आते हैं। हलचल होती है और जिस निकटवर्ती क्षेत्र में हलचल होती है जिससे क्या होता है? भूकंप कहते हैं। कई बार लावा ऊपर के कड़ी शैलों के अवरोध के कारण बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको कारण बताया, भू संतुलन, और नंबर 2 पे है ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर तीन की बात करेंगे, बलन तथा भ्रंश। बलन तथा भ्रंश। बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः जो होता है संपीड़न तथा तनाव से होता है। किससे होता है? संपीड़न तथा तनाव से होता है, जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 की बात हो गई। नंबर 4 हमारे यहाँ पे दे रखा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म से लगातार निरंतर क्या हो रही है? ठंडी हो रही है, और ठंडी होकर क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। और सिकुड़ने से क्या होता है? उसके अंदर कंपन पैदा होता है और इसे फिर क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, नंबर 5 है जलीय भार। बड़े बड़े बांध बनाकर, जैसे हम क्या करते हैं? बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। जब जलाशयों की जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो चट्टानों पर जल का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है, और इससे जलाशयों के तली के नीचे जो चट्टान होते हैं उसको परिवर्तित होने लगता है। तब यह परिवर्तन आकस्मिक हो जाता है और फिर क्या आता है? भूकंप आता है। जैसे भारत के कोयना जो क्षेत्र है ना, भारत का कोयना भूकंप के अनेक कारणों से एक कारण कोयना बांध जल भंडार से उत्पन्न अव्यवस्था को क्या जाता है? माना गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 6, प्रयास प्रतिक्षेप सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? डॉक्टर एस.एफ. रीड ने। किसने किया था? डॉक्टर एस.एफ. रीड। ये एक भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं ये। और इन्हें कारण इसे डॉक्टर एस.एफ. रीड का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे उन्हीं के नाम से इस सिद्धांत को रखा गया। इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन निर्भर करती है। किस पर निर्भर? लचीलेपन पर निर्भर करती है। भूगर्भ के शैलों में बढ़ने तथा घटने के गुण होते हैं। जब किसी स्थान की शैलों का तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से बढ़ जाता है तो शैलें क्या होती हैं? टूट जाती है, और इससे चट्टान टूटकर 2 भिन्न खंडों में विभाजित हो जाती है। इन खंडों के बीच एक दरार पड़ जाती है और दरारों को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं।
ठीक है। अब नंबर में नंबर 7 बताऊंगा। नंबर 7वां है, यहाँ पर मैंने हालांकि यहाँ पे प्रिंट किया है, आपको लिखा नहीं है, तो वो है प्लेट विवर्तनिक तथा भूकंप। विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्लेटों के किनारे पर ही स्थित हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रशांत महासागर के तटों के साथ साथ सक्रिय हैं, जिस कारण इसे अग्नि वलय भी कहते हैं। मैंने आपको ज्वालामुखी के जो टॉपिक था हमने इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव तथा संपीड़न पैदा होते हैं। और तनाव कब पैदा होता है? और जब अधिक घनत्व वाली प्लेट अपने भार के कारण डूब जाती है, तब नीचे जाने वाले प्लेट की गति मैग्मा अवरोध करती है और संपीड़न पैदा होता है। और अधिक गहराई वाले भूकंप संपीड़न से ही पैदा होते हैं, ठीक है। कभी कभी सीलखंडों के जो सीलखंड होते हैं उनके खिसकने से, या गुफाओं की जो छत होती है उनके धंसने से भी कभी कभी भूकंप आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा इसी टॉपिक के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता, किसी स्थान पर जब भूकंप की तीव्रता वहाँ पर जो भूमि में गति तथा मानव पर प्रभाव के रूप में आंकी जाती है। अब मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप का क्या होता है? हानिकारक प्रभाव ही होते हैं, लाभ तो कभी होते नहीं। जन धन की हानि वगैरह सब होती है, बिल्डिंगें वगैरह टूटती हैं, धंसती हैं और लोग नीचे दबते हैं, ठीक है। इससे लगभग हानि ज़्यादा होती है, फायदा मुश्किल से ही होता होगा। भूकंप द्वारा होने वाली हानि को मर्कली पैमाने पर अंकित किया जाता है। मतलब उस मर्कली जो पैमाना होता है उससे इसका अंकन या नापने का काम होता है। इस पैमाने को मर्कली ने सन 1902 में विकसित किया था। किसने किया था? मर्कली ने 1902 में विकसित किया था। लेकिन 1931 में वुड और न्यूमैन ने इसको वापस क्या किया? संशोधित किया और वापस तैयार किया, ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो 1 से 12 तक हम नाप सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब मैं वापस इसको बता दूँ भूकंप के कारण होता है। पहला कारण हमारा है वो है भू संतुलन, नंबर 2 ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 3 बलन तथा भ्रंश, नंबर 4 पृथ्वी का सिकुड़ना, 5वां है जलीभार, 6ठा प्रयास्त निक्षेप सिद्धांत, ठीक है। भूकंप की तीव्रता के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया था और आप पढ़ भी सकते हो इसको, ठीक है। आज की हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास BA फर्स्ट ईयर की यहीं तक से रहेगी। आगे हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।